आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स इन हिंदी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में देखा था थोड़ा सा और सर्वांग समता के बारे में, और आज है चैप्टर 13A। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास 13A। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अभ्यास 13A में कुल देखिए कुल 7 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था। सर्वांग समता, उस पर आधारित आकृति की सर्वांग समता यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम लोग देखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की रचनाएं। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं यहाँ पर चैप्टर 13A। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको क्लास 6 बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप वनडे एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, जो चीज़ें इसमें है वो चीज़ें आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास है हमारा 13A। आज हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है जैसा कि आप देख रहे होंगे चैप्टर 13A में। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आकृति दी गई है और इसमें यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित चित्रों को काटिए। चित्रों को काटना है, मतलब यहाँ से काटना नहीं है किताब से, आपको एक अलग किसी पेपर पर ड्रॉ करिए और इन्हीं के दो चीजें आप बनाइए। मतलब दो मतलब इसी का दो फिगर आप बनाइए और इन दोनों भाग की सर्वांग समता हो जाए। फिर ऐसा मोड़िए कि ये सर्वांग समता हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बता दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है, बस ये आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपको फोल्ड करना है। जैसे मान लीजिए ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, आप पेपर पर अच्छे से स्केल के थ्रू बनाइएगा। अब इसको ये बोला जा रहा है कि इसको आपको ऐसा काट करना है कि इसको अगर आप फोल्ड करें तो ये पूरा एक दूसरे को ढक ले, मतलब ढक लेगा तभी सर्वांग होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर 20 से अगर इसको हम फोल्ड कर दें, अगर हम 20 से इसको अगर हम फोल्ड कर दें या 20 से अगर काट दें और फिर उस आकृति को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों आकृति, मतलब मान लीजिए अभी इसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया तो ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो C1 के ऊपर C2 रखेंगे तब भी हमारा एक ही दिखेगा और C2 के ऊपर अगर C1 रख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी पलट कर रखेंगे तो भी हमको ये पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यही कंडीशन होती है सर्वांग समता की। ठीक है, ये आपको करके देखना है। देखिए और क्या है, दूसरा जो पिक्चर है वो है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको एक सेम इसकी तरह और एक पिक्चर बनाइए। ठीक है, दोनों को कट करिए, सेम साइज का होना चाहिए। देखिए सर्वांग समता का नियम ही है कि आकृति और आकार दोनों में सेम होना चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा इमेज अगर आप बनाएंगे तो अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। अगर आप इसको 20 से कट कर दीजिए, चाहे ऐसे कट करिए चाहे ऐसे कट करिए, तो ये अब क्या होगा, ये सारी आकृति को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। अगर आप इसको 4 भागों में अगर काटेंगे तो भी चारों भागों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो भी ढक लेगा। लेकिन ये जो आप कट करेंगे वो एकदम मिडिल सेंटर से ही आपको कट करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, ये मिडिल सेंटर जो इसका होगा ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पर ही आपको इसको काटना है। ठीक है, आपको इसमें भी अगर आप चाहे जिस तरीके से काटेंगे स्क्वायर, ये भी एक चारों भाग जो है ये एक दूसरे से सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये भी चारों सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये चारों ढक लेंगे। बस सेंटर पर आपको काटना है सभी को। अगली आकृति है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, आपको इसको काटना है। कैसे काटेंगे आप, ये पूरा ढक लेगा। या आपको अगर आप यहां से काट दीजिए ऐसे, ठीक है, या यहां से फोल्ड कर दीजिए इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा ढक लेगा एक दूसरे को। ठीक है, चलिए अगली आकृति है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। ठीक है,
आप इसको चाहे जैसे भी अगर आप फोल्ड करेंगे, चाहे इस तरह से फोल्ड करेंगे, उस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये अगर सेंटर से अगर आप इसको डायमीटर जो होता है इसका, अगर उस पर से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे या कट करेंगे तो ये एक दूसरे को सर्वांगसम होंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था, कट करना था और सर्वांगसमता देखना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये आप करिएगा जरूर क्वेश्चन नंबर 1 को, और चेक करिएगा सर्वांगसम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम ऊपर वाले की ही तरह है। अब अगर ये मैं आपके लिए छोड़ दूं तो भी सही पड़ेगा, कि आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, कुछ आकृतियां दी गई हैं और उस पर एक डॉटेड लाइन दी गई है, उस डॉटेड लाइन से इसको कट करनी है और उसको फोल्ड करनी है, फिर वो देखना है कि एक दूसरे को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। ठीक है, या कट करना जरूरी नहीं है, बस आपको फोल्ड करके चेक करना है उसको। पहली आकृति देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बना हुआ है क्रमांक है, ठीक है, ये क्रम संख्या है और यहाँ पर हमारा चित्र है, और फिर ये हाँ या नहीं में जवाब देना है इसको। ये सर्वांगसमता है कि नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहली आकृति है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है और बीच से इसमें डॉटेड लाइन दी गई है। आप इसको सेंटर से बिल्कुल इसको फोल्ड करना है और फिर ये देखना है कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है, पूरा ये ढक ले रहा है कि नहीं दोनों फोल्ड होने पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे ये रेक्टेंगल है, ये हमारा पेपर है। ठीक है, ये फोर साइड पूरी तरह रेक्टेंगल लग रहा है, ये आयताकार आकृति में है। अब इसको बीच से फोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ जो सेंटर पॉइंट होगा, इसको वहां से इसको फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पेपर को दोनों को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका जो कॉर्नर है इसके दूसरे वाले कॉर्नर से, मतलब इन दोनों कॉर्नरों को एक दूसरे पर मिला दीजिए और उस पर मिलाने के बाद सेम उसी तरीके से अगर आप इसको एक फोल्ड कर देंगे और ये सेम यहाँ पर भी आपका देखेंगे दो कॉर्नर यहाँ पर भी टच हो जाएगा, और फिर आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और फिर अगर आप इस देखेंगे इसको तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ये ढक लिया है। मैं आपको दूसरे साइड से कर देता हूं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक लिया ये। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर करना है जो आकृति में दिया गया है जिस तरीके से। अब यहाँ अगर आप देख लेंगे तो मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो ये क्या हुआ, नीचे वाले को ऊपर वाला पूरा ढक लिया है और जो अभी ऊपर दिख रहा था उसको भी नीचे वाला जो है ये भी पूरा ढक लिया हुआ है। यही है सर्वांगसमता का केस। ठीक है, चलिए अब आपको समझ आ गया होगा ये मैं क्या कहना चाहता था। अब देखिए ये जो है ये है सही है, ठीक है, ये हाँ है, ठीक है। और दूसरे फिगर में हम आते हैं। दूसरे फिगर में इस तरीके का आकृति दिया गया है और इसको बोला जा रहा है फोल्ड करने के लिए यहां से। ठीक है, मैं लाइन ही खींच देता हूं पूरी। ठीक है, आपको यहां से फोल्ड करना है। अगर आप यहां से फोल्ड करेंगे तो अगर आप इसको घुमाएंगे तो देखिए ये शायद यहीं तक की आकृति आपको ये ढक पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं है सर्वांगसमता। ये था, हम सर्वांगसमता की बात कर रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं तीसरे फिगर की बात करूं तो ये एक स्क्वायर है और इसको 20 से फोल्ड किया जा रहा है। अगर इसको हम 20 से फोल्ड करेंगे तो ये भी पूरा ढक लेगा आपके। ठीक है, क्योंकि चारों इसकी भुजाएं बराबर हैं तो ये पूरा ढक लेगा, जो कि है ये भी सही है। ठीक है, अगर चौथे फिगर की बात करूं तो ये है हमारा एक सर्कल और इसको बोला जा रहा है डायामीटर पर आप इसको मोड़ दीजिए। अगर आप इसको डायामीटर पर अगर मोड़ेंगे इस तरीके से और फिर इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी पूरा ढक लेगा। ठीक है, अगला आपका फिगर है पांचवा फिगर है। हाँ, पांचवा फिगर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ से करके आपको देखना है।
पांचवा फिगर है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके का, और इसको बोला जा रहा है यहाँ से फोल्ड करिए। ठीक है, ये जो लाइन है इसको फोल्ड करनी है हमको, यहाँ से मान लीजिए यह लाइन है, ये फोल्ड करनी है। ठीक है, F4 से हमको क्या करना है, फोल्ड करना है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये सिर्फ यहीं तक आएगा, बाकी इतना नहीं ढक पाएगा। तो ये जो है ये भी नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं है ये। ठीक है, तो अगला है फिगर जो है रेक्टेंगल ही है, ये भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसको जो फोल्ड करना है वो हमारा इस पोजीशन को फोल्ड करना है। तो ये क्या ये एक दूसरे को ढक लेगा ये? ठीक है, तो अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये अब जब ये इस तरफ से इस तरफ आएगा तो कहाँ आएगा, चलिए मैं आपको करके दिखा लेता हूं। इसको क्या करना है, इस तरीके से अगर आप फोल्ड कर रहे हैं, डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं पूरा, देखिए रेक्टेंगल के केस में जो है ये फोल्ड करने पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको किताब में दिया हुआ है कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम कट करेंगे, फोल्ड करना है तो नहीं हो रहा है ये। अब ये रेक्टेंगल की क्या साइज होगी, ये स्क्वायर के केस में ही होता है कि आप चाहे जैसे फोल्ड करिए। देखिए इस तरीके से तो फोल्ड करने पर नहीं हो रहा है ये, मैंने डायगोनली कॉर्नर पर फोल्ड किया। ठीक है, लेकिन इसको अगर कट करेंगे, अगर मैं यहाँ से अगर कट करूंगा यहाँ बीच टू बीच से अगर डायगोनली, तो भी अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम रोटेट करके अगर इस पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। अभी इस केस में अगर ये हाँ बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर फोल्ड की केस की बात करूं तो फोल्ड की केस में तो नहीं बन रहा है ये। ठीक है, अभी आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे ये फोल्ड कर रहा है। क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि इसको फोल्ड करना है, डायगोनली एक रेक्टेंगल है उसको फोल्ड करना है, लेकिन ये फोल्ड के केस में तो नहीं बन पा रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा कैसे होता है, फिर कमेंट्स बताइएगा क्या रिजल्ट मिला आपको। ठीक है, और ये फिगर दिया हुआ है इसमें, लेकिन आंसर इसका दिया हुआ है कि हाँ ये होगा, लेकिन ये होगा तो सिर्फ एक ही केस में, अगर मैं इसको कट कर दूं, यहाँ से कट करके ये फिगर अगर मैं इस पर रखूंगा तभी ये होगा। ठीक है, फोल्ड करने से तो नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको जरूर फोल्ड करिएगा। कोई रेक्टेंगल पेपर ले लीजिएगा और उसको बीच से फोल्ड करिए, डायगोनली आपको फोल्ड करना है। ठीक है, अब फिर देखिएगा वो क्या एक दूसरे को पूरा टच कर लेगा है। अगर नहीं होगा तो आपको कट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बाहर सा शोर था। ठीक है, ये आप देखिएगा। अगला मैं आपको बताता हूँ जो कि ये नहीं है। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे बीच से, ये आकृति दी गई है और ये बोला जा रहा है कैसे आपको फोल्ड करना है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइज आपस में बराबर नहीं है, फोल्ड करेंगे तो ये छूट जाएगा थोड़ा सा पोर्शन। तो ये जो है ये नहीं है, और इसको आप टेस्ट करके आप बताइएगा कमेंट से, क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है हाँ। मेरे केस में सिर्फ ये जो हो रहा है कट करने पर ही होगा, अगर इसको हम बीच से काट देंगे और काट के रखेंगे तभी होगा। ठीक है, फोल्ड की केस में तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आप इसका जरूर आंसर बताइए कमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, और दो टाइप के त्रिभुज होते हैं और दोनों अलग अलग प्रकारों से होते हैं। तो एक होता है जैसे कोण के आधार पर होता है, और एक होता है हमारा साइज, मतलब उन भुजाओं के आकार के साइज पर। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं और उसी पर आधारित ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुजों को कोणों के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, त्रिभुजों को कोणों के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। देखिए, पहला जो त्रिभुज, देखिए यहाँ पर कोणों के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। 3 त्रिभुज दिए गए हैं, इनको हमें कोणों के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है कि कौन से कोण के आधार पर त्रिभुज है। पहला बनाते हैं, ये है ABC है, ABC है,
पहला कोण जो है वो है 120 डिग्री का, और दूसरा जो कोण है वो है 32 डिग्री, तीसरा जो है 28 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था, अगर त्रिभुज के कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से अगर ज्यादा होता है तो वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए 120 डिग्री है ये, तो ये हुआ हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा देखते हैं इस तरीके का है, ये है हमारा पी क्यू आर। पहला कोण है 70 डिग्री, और ये है हमारा 80 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम होते हैं तो हम इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा है ये देखिए 90 डिग्री का दिया हुआ है, और इसका नाम जो है एम एन एल है, और ये जो है 60 डिग्री का है, और ये जो है 30 डिग्री का है। ठीक है, डिग्री है ये। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज के अगर तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। अगर इसमें कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुजाओं के आधार पर हमें वर्गीकृत करना है। देखिए पहला है, मैं सभी त्रिभुज को ही बना देता हूं पहले। ये है हमारा ABC। अब देखिए यहां पर साइज दिया हुआ है 2.5, 3.0 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये है 3.0 सेंटीमीटर है। ये पहला था। दूसरा है, ये है ABC, ये भी है, और 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा 2.6 सेंटीमीटर, और ये है 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, ABC है ये भी, और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौथा मैं यहाँ बना देता हूँ। ABC 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4 त्रिभुज दिए गए थे। इनकी भुजाओं के साइज के आधार पर इन्हें मुझे त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2.5, 3.0, 3.0, यहाँ देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको देखिए 3.3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग हैं। तो ये जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो इसको कौन सा बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं इसमें भी अलग अलग हैं।
तो ये भी हमारा हुआ विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, और ये जो है ये समबाहु त्रिभुज, ये तीनों भुजाएं समान है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर 2 रेखाएं दी गई हैं और ये है ए बी और एक है यहाँ पर सी डी, सी और डी। ठीक है, पहले की बोली जा रही है 3.5। पहले का ए बी का साइज दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और ये बोला जा रहा है, ये दिया गया है इसमें कि ए बी सर्वांगसम है सी डी के। ठीक है, सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में ही दिया है कि ये मान ये दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी की साइज। देखिए, जब सर्वांगसम है तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम में क्या कंडीशन था हमारा, कि दोनों आकार समान साइज के होते हैं और समान आकृति के। ठीक है, तो जब ए बी बराबर इतना है, जब ये सर्वांगसम है, तो सी डी बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। सी डी बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जितनी साइज इसकी होगी उतनी ही साइज इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि जब ये सर्वांगसम है तो दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये भी बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, इसमें एक रेखा दी हुई है, आप इस रेखा को ध्यान से देखिए। एक रेखा पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, यहाँ पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से चित्र में दिया हुआ है, अब चित्र के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ए है, बी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी है। ठीक है, ये 4 बिंदु हैं, और ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी ए बराबर, इसे ध्यान से देखिए, सी ए बराबर है, सी ए बराबर है किसके, बी डी इसके है। ठीक है, ये जो भुजा है इसकी जो साइज है इसके बराबर है। मान लीजिए इसको ये x1 है या ये है x2 है, तो x1 बराबर x2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दोनों की साइज बराबर है। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो रेखाखंड CV ज्ञात करना है। रेखाखंड CV बराबर AD, क्या ये सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये बता नहीं रहा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है। ये देखिए, जब यहाँ आपको पता है C और A B D ये दोनों आपस में जब बराबर हैं, ठीक है, ये जब दोनों बराबर में हैं, अगर ये अब इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है A और B के बीच की दूरी, ये चाहे जितनी भी हो, ये आगे पीछे चाहे जितना भी इसमें कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा, तो इसमें कुछ भी हो ये। लेकिन अगर हम इसकी बात करें C और B की, ये हमेशा जो CV जो होगा, CV और AD ये हमेशा जब भी ये पोजीशन चेंज करेंगे तो बराबर हिस्से में पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, CA सर्वांगसम होगा BD।
ठीक है, AD जो सर्वांगसम होगा। और इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि जब भी ये आगे पीछे चलेंगे करेंगे, या फिर जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी x2 आगे आ गया थोड़ा सा, तो भी ये पूरी साइज के साथ आएगा। तो जितना साइज इसमें कम होगा उतना ही इसके और इसमें कम होगा। अब हमें देखिए ये इसकी दूरी बतानी है और इसकी दूरी बतानी है, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग CB बराबर होगा AD। ठीक है, ये CB और AD हमेशा बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर बना देते हैं। इस फिगर में दो चीजें हैं, एक तो ये चीज है और एक चीज ये है। ठीक है, इन दोनों कोणों को ध्यान से देखिएगा। जो कंडीशन है ABCD, ABCD। अब मैं यहाँ कंडीशन इसका यहाँ पर लिखता हूँ। क्या कंडीशन है? कोण AOB बराबर कोण COD। ठीक है, ये दिया है हमारा। तो अब पूछा जा रहा है AOC बराबर होगा BOD के, क्वेश्चन मार्क। चलिए तो देखिए AOB, ये देखिए O है यहाँ पर। AOB बोल रहा है कि ये जो कोण है AOB में, ये वाली कोण x1 है। ठीक, मान लीजिए ये x है, x1 ही रखते हैं। ये बराबर है COD के, ये है x2। ठीक है, दिया है x1 बराबर x2, ये दिया हुआ है दोनों। अब इस कंडीशन के आधार पर ये पूछा जा रहा है AOC और BOD ये दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, जब भी ये त्रिभुज, जब हमारे जो अलग अलग यहाँ पर जब ये बराबर हो गए त्रिभुज, देखिए इसमें क्या है, एक हमारी जो है क्या है कि एक दूसरे से मिली हुई है। ठीक है, एडजेसेंट पे है। तो जब ये कोण बराबर है, ये पूरे का कोण जब ये इतना इसके बराबर है, तो ये जो कोण बनेगा ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कोण AOC ये बराबर होगा BOD के। ठीक है, ये वाली कोण जो AOC है, ये वाली कोण और ये वाली कोण भी आपस में बराबर होंगी। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है ये अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं यहाँ से बनाऊं, ये है आपका y1 और दूसरा जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ये है हमारा y2। तो हम यहाँ पर y1 बराबर y2 भी लिख, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 जब बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी और कंडीशन जो हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर है कोण AOB, ये भी सर्वांगसम है कोण COD के। ठीक है, ये भी सर्वांगसम है। तो इस आधार पर ये कोण भी सर्वांगसम होंगे। AOC सर्वांगसम होगा कौन से कोण? BOD। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम त्रिभुजों की रचना पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता।
ठीक है। त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे होती है वो देखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, उसके बाद फिर हम त्रिभुज की रचना देखेंगे, ठीक है। अभी तक अगर इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए लोगों के साथ और लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।